हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है और मैं साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट लास्ट 16 ईयर से मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रही हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं 3 दिन के लिए अभी कानपुर और लखनऊ की विज़िट पर गई थी और मैं वहाँ काफ़ी लोगों से मिली, रिलेटिव से मिली। और कानपुर जाके मुझे ये पता चला कि इस साल आईआईटी कानपुर के 3 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की है। मैं एक लोगों के घर में गई और वहाँ पर उनकी बेटी को उन्होंने बताया ऐसा कि उनकी बेटी को सीवियर एग्ज़ाम एंजाइटी है, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। 22 से स्टार्ट है, 22 फरवरी से स्टार्ट है। उनकी बेटी को सीवियर एग्ज़ाम एंजाइटी है। तो एग्ज़ाम एंजाइटी है क्या? क्यों आजकल बच्चे एग्ज़ाम को लेकर इतना फियरफुल हो रहे हैं? मैंने अपने क्लिनिक में पिछले 16 सालों में कोटा इंस्टीट्यूट के, आप जानते होंगे कोटा इंस्टीट्यूट मेडिकल प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होकर मेडिकल को क्लियर करते हैं और मेडिकल परस्यू करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैंने क्लिनिक में देखा है, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया ये इश्यूज़ हुए हैं। बहुत सारे मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अपने क्लिनिक में देखा है, जो आते हैं और बताते हैं कि उनको किस तरह से एग्ज़ाम को फेस करने में डर लगता है। अभी हाल में ही मेरी एक क्लाइंट है जो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, और उसको इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी है कि उसको एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम देने जाने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, आजकल ये बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट कम थे, बट पिछले कुछ सालों से काफ़ी मैंने अपने क्लिनिक में पेशेंट देखे हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम पास आने लगता है, हमारे क्लिनिक में स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं, बच्चे बढ़ने लगते हैं। उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन होती है। तो जब मुझे पता चला कि आईआईटी के 3 स्टूडेंट्स ने, ये एक बहुत बड़ा रेशियो है, कानपुर आईआईटी के 3 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमें समझना होगा कि ये सुसाइड कर लेना कुछ भी अचानक से नहीं होता। एग्जामिनेशन एंजाइटी कभी अचानक से नहीं होती। कोई भी एंजाइटी, कोई भी पैनिक अटैक, कोई भी डिप्रेशन का एक क्रॉनिक सिम्टम अचानक से नहीं आता है। ये बहुत टाइम से उस पर्सन के मन में पल रहा होता है, और इसका सीड कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में ही होता है। हमें ऐसा लगता है, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, अभी धीरे धीरे संभल जाएगा, सीख जाएगा, डरते क्यों हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हम एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड्स, हम उस पर्सन को सपोर्ट कर सकते हैं मेंटली। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि उसके इस स्ट्रेस से, उसकी इस घबराहट से, उसकी इस उदासी से उसका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बातचीत करने में आप काफ़ी फ़र्क देख रहे हो, उसके खाने पीने में आप बहुत फ़र्क देख रहे हो, वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, ज़रूरत से कम खा रहा है, उसका वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, ज़रूरत से कम हो गया है, या फिर नींद ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है या ज़रूरत से कम हो गई है। उसको जब घबराहट होती है तो उसको पसीना आता है, उसके पेट में मरोड़ होती है, उसको पूरी बॉडी में झुंझुनाहट महसूस होती है। और जब भी कोई एग्ज़ाम की बात करता है तो वो व्यक्ति बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। कई बार वो अपनी बात को बता भी नहीं पाता है, लेकिन उसकी फिज़िकल बॉडी से वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स, मुझे लगता है बहुत आसानी से, जो उनके क्लोज़ हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि अभी ये जो बच्चा है ये कुछ डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। तो हम जनरली करते क्या है कि ठीक है, उसको साहस देते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं और ये ठीक हो जाएगा। और वो बच्चा भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होता है उस चीज़ से बाहर निकलने पर। लेकिन 100 में से मुश्किल से 10 to 20% बच्चे ही
उस एंजाइटी से आसानी से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं जब वो उससे मैनेज करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, सही तरीके से कोशिश करते हैं, तो वो कई बार अपने आप को उससे निकाल भी लेते हैं। बट 80% जो लोग हैं उनकी हो सकता है कि टेम्परेरी एंजाइटी ठीक हो जाए, बट एग्ज़ाम हो गया, ख़त्म हो गया, हो सकता है मार्क्स भी अच्छे आ जाए, बट आगे कभी कोई परफॉर्मेंस होगा, देन अगेन वो एंजाइटी ट्रिगर होगी। और ये मैं जो मैंने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे आपको बोल रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे आपके बोल रही हूँ, क्योंकि वो एंजाइटी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, वो एंजाइटी वहाँ पे सप्रेस हो गई है और वो वापस से आएगी, लौट कर आएगी, और हो सकता है कि एक बड़े फॉर्म में लौट कर आए, राइट। तो आप अगर अपने बच्चे में, अगर अपने स्टूडेंट में वो एंजाइटी या स्ट्रेस देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर नहीं करें। किसी भी एग्ज़ाम के समय जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है, केमिकल सिक्रीट करती है, एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये जो 2 केमिकल हैं ये हमारे स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं। स्ट्रेस में या तो हम फाइट करते हैं या फ्लाइट मोड पर चले जाते हैं। तो ये जो 2 केमिकल्स हैं ये हमें स्ट्रेस से लड़ने के लिए, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है तो इनका सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, और जब इनका सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है इन केमिकल्स का, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के वो रक्षक होते हैं। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, WBC बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो क्या होगा, वही हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में शुरू हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है? हमें पता ऐसे चलेगा कि हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये सब होना शुरू हो गया तो आप अलर्ट हो जाइए, कुछ ना कुछ आपके बॉडी और माइंड में डिसबैलेंस होना शुरू हो गया है। तो अब इस डिस्टर्बेंस को आप कैसे बैलेंस करेंगे, किस तरह से बैलेंस करेंगे, किससे जाकर आप पूछेंगे कि हमको इससे किस तरह से बाहर निकलना है, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे अगर आपके हाथ में हल्की सी चोट लग गई, आपका हाथ मुड़ गया, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आपका हाथ मुड़ गया और मुड़ने से आपके हाथ में स्वेलिंग आ गई है, तो आप कभी भी, और आपके पेरेंट्स कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं उस चीज़ को। भले टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाकर एक बार स्कैन जरूर कराएंगे कि ये ब्रेक तो नहीं हो गया। डॉक्टर अगर कह भी रहा है कि नहीं ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो भी आपको लगेगा कि एक बार स्कैन करा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ब्रेक तो नहीं हो गया है, राइट। तो आप जब फिजिकल बॉडी के लिए इतना अलर्ट हैं तो आपको मेंटल बॉडी के लिए भी होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो उसका एक बड़ा जुर्माना आप इन फ्यूचर में आपको भरना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अगर ये सारे डिस्टर्बेंस शुरू हो गए हैं तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। आप उनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ डिस्कस करो, डॉक्टर रूल आउट करेंगे कि क्या इशू है, राइट। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत क्रॉनिक है, तो हम मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्या करती हैं, बेसिकली मेडिसिन आपकी एड्रिनलिन ग्लैंड से जो ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है कॉर्टिसोल का और एड्रिनलिन हार्मोन का, तो वो क्या करेंगी कि उसको बैलेंस करेंगी। वो हार्मोन बैलेंस होंगे तो आप अच्छा फील करने लगोगे। लेकिन वो मेडिसिन आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आपको स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि रूट कॉज वही है कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस हुआ और अब आप इतना सफ़र कर रहे हो।
तो मेडिसिन आपको ये नहीं सिखाएगी कि आपको स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। मेडिसिन आपके केमिकल को बैलेंस करेगी। आपका केमिकल बैलेंस होगा तो आप अच्छा फील करोगे। दूसरा ट्रीटमेंट है कि आप काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपकी जो थॉट एरर थी उसको कैसे करेक्ट किया जाए। और जब आप अपने थॉट पैटर्न को सही करना शुरू कर देंगे तो आपका केमिकल अपने आप बैलेंस होने लगेगा। और केमिकल बैलेंस होगा तो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम, आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी, तीनों एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे। और जब ये तीनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी, मैं बात कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी की, जब इन तीनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी तो आप एकदम परफेक्शन के साथ काम करने लगोगे, राइट। तो एक ट्रीटमेंट हो गया मेडिसिन, दूसरा ट्रीटमेंट हो गया काउंसलिंग, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, एक जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। मैं जब कानपुर गई तो मेरी मुलाकात डॉक्टर ओपी पाठक से हुई, जो कि पीडियाट्रिशियन है, एमडी पीडियाट्रिशियन है और कानपुर में काफ़ी फेमस और सीनियर पीडियाट्रिशियन है। कल हमारा उनसे मिलना हुआ और उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो एनर्जी हीलिंग पे बात करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हीलिंग पर बात करते हैं। उनके बहुत मतलब काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आई थिंक 30-40 साल की हो गई है। तो उन्होंने शेयर किया कि 30-40 ईयर्स में उन्होंने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड पर, उनको ठीक करने के लिए उनकी सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने की कोशिश की है। उनके पेरेंट्स को भी वो वही सिखाते हैं कि आपके बच्चे के लिए आप मेडिसिन पर डिपेंड ना होकर उसकी भाषा को समझे, क्योंकि एक बच्चे की भाषा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एक बच्चे की भाषा होती है कि आप उसके साथ क्या व्यवहार करें, आप उससे बोल क्या रहे हैं हर समय। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं इस वीडियो के साथ में उनका वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आप खुद ही सुनिएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना नॉलेज शेयर किया है फ्रीक्वेंसी हीलिंग के बारे में, ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि आप किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करके किसी भी तरीके के पैटर्न को चेंज कर सकते हो। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी हीलिंग की, जो हम लोग अपने ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ, मेरे खुद के शरीर के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर्स पर। तो ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग होती क्या है, इतने कम समय में उसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं, जिनके पास फिजिक्स की नॉलेज है, उनको पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि दो तरीके की वाइब्रेशन का मैच होना। जैसे कि अगर आम भाषा में हम कहें कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब आप बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों के साथ आप बैठते हो तो आपको बहुत ख़राब लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उठकर चले जाओ, राइट। तो क्या डिफरेंस होता है, कई बार हम बात भी नहीं करते लेकिन वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हमें लगता है हम यहाँ से चले जाएं, राइट। तो क्या फीलिंग, क्या मतलब क्या चीज़ है जो आपको उस व्यक्ति को लेकर अच्छा फील करा रही है, और क्या चीज़ है जो उस व्यक्ति को लेकर आपको निगेटिव फील हो रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। उसकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में यही काम करती है। जब दो तरीके की सेम फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो उनका रिएक्शन आता है, राइट। तो जो हीली मेडिकल डिवाइस है, ये क्या करती है, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी मेंटल बॉडी को और आपकी एनर्जी बॉडी को अलाइन करती है, यानी कि एक लाइन में लाती है, संतुलित करती है, साधारण भाषा में संतुलित करती है। क्योंकि अगर इन तीनों में से कहीं भी डिस्टर्बेंस है तो आप हेल्दी नहीं हो। इसलिए हम हॉलिस्टिक हेल्थ की, आजकल डॉक्टर्स भी हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करने लगे हैं, अगर आप देखेंगे तो। और इतनी दवाइयाँ खाने के बाद जो लोग बीपी, शुगर, थायराइड, बहुत सारी बीमारियों के लिए, इवन मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, फोबिया, ओसीडी, जितनी सारी चीज़ों की ये लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको ये समझ में आ चुका है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है
कि मेडिसिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिसिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको हॉलिस्टिक हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये डिवाइस क्या कर रही है, ये मैंने मेरी थेरेपी में मैं काउंसलिंग करती हूँ, हिप्नोथेरेपी देती हूँ, बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं वो यूज़ करती हूँ, और अब मैंने इसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया है और इससे मुझे काफ़ी अच्छे और फास्ट रिजल्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कर क्या रही है, मेरी बॉडी की जो सेल्स हैं, सेल्स में अगर आप बहुत ब्रेक करते करते चले जाओगे तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यानी कि जो सेल है उसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो होना चाहिए -90 से -70 के बीच में, माइक्रोवोल्ट, -90 टू -70 माइक्रोवोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए, जो कि घट कर कोई भी बीमारी है इसका मतलब वो सेल हेल्दी नहीं। और सेल हेल्दी क्यों नहीं है, क्योंकि उनका वो पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कम हो गया है। अब आपको उस सेल पोटेंशियल को बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी देकर, राइट। मेडिसिन देकर नहीं, मेडिसिन आपके ऑर्गन को ठीक करती है, मेडिसिन सेल को ठीक नहीं कर रही है, मेडिसिन सेल को रिपेयर नहीं कर रही है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी, अगर आप अपनी बॉडी की हर एक सेल को सही फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी सेल हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। आपकी सेल हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, तो आपके फिजिकल जितने डिसऑर्डर है, जितनी बीमारी है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये रिजल्ट मैंने खुद सामने देखे हैं, बहुत फास्ट देखे हैं। मेंटल बॉडी को कैसे ये डिवाइस हेल्प करेगी, आपके जो थॉट्स हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट। हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी को हम माप सकते हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर मापा जाता है कि एक डर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो उनको हम मापा जा सकता है, राइट। तो उसके बेसिस पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की गई हैं। ये बहुत बड़ी रिसर्च है, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत अभी भी लगभग 600 साइंटिस्ट इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं और इस डिवाइस में लगभग 8 लाख फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्डेड है, राइट। तो ये क्या करती है, क्योंकि इसमें क्वांटम सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये आपकी बॉडी, इसका एआई आपकी बॉडी, आपकी माइंड को एनालिसिस करके आपको किस तरह की फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, राइट। आपकी, अगर आप मेडिकल में देखो तो जितनी भी सिटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, जितनी भी मशीनें हैं वो क्वांटम सेंसर ही लगा हुआ है उसमें, और क्वांटम सेंसर इतना परफेक्टली काम करता है कि आपके ब्रेन में क्या डैमेज है सिटी स्कैन करके आपको बता देगा। लेकिन इस क्वांटम सेंसर को अभी तक ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं किया गया था, केवल प्रॉब्लम किस वजह से, इस कारण को खोजने में यूज़ किया गया है, लेकिन अब ये ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये डिवाइस क्या कर रही है, आपके थॉट्स में जो डिस्टर्बेंस है, आपके माइंड में जो डिस्टर्बेंस है, उनको एनालिसिस करके आपको एक सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके थॉट्स को एक सही फ्रीक्वेंसी मिलने लगती है, मान लीजिए कि एक डिप्रेशन का पेशेंट है, राइट, और उसको आप एक हफ्ते तक एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रखो, एक पॉजिटिव थॉट वाले, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले पर्सन्स के साथ रखो, ऐसे इन्वायरमेंट में अगर उसको रखा जाए, आप देखोगे कि उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसी फ्रिक्वेंसी के बीच में चला गया, एक ऐसे इन्वायरमेंट के बीच में चला गया है जहाँ से उसको बराबर वो फ्रिक्वेंसीज मिल रही हैं जिसकी उसकी बॉडी को ज़रूरत है। और अगर उसी पेशेंट को आप 4-5 ऐसे लोगों, केवल 4-5 ऐसे लोगों के साथ रख दो, या फिर किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठा दो जो बहुत निगेटिव है, जो बहुत निगेटिव बात करता है, आप देखोगे कि उसका डिप्रेशन 2-3 दिन में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये थॉट्स बहुत मायने रखता है। एक थॉट, एक निगेटिव थॉट कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, उससे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, चाहे वो कितना भी फिजिकली हेल्दी हो, चाहे वो कितना भी फिजिकली स्ट्रांग हो। एक निगेटिव थॉट सुसाइड कर लेता है, मतलब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो आपको इस मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक आईआईटी का बच्चा, आप सोचो कि उसने कितनी मेहनत करके, कितनी लगन से
उसको कितनी खुशी मिली होगी जब उसने आईआईटी क्लियर किया होगा, और आज उसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आपको लगता है कि उसकी फिजिकल बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस रहा होगा? शायद नहीं। उसकी मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी में डिस्टर्बेंस रहा होगा, तब फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब होती है। उसको किस लेवल का स्ट्रेस रहा होगा, और ऐसा नहीं है आईआईटी में आने के बाद उसको स्ट्रेस आया, वो स्ट्रेस उसको पहले भी रह चुका होगा, राइट? तो कोई भी सिचुएशन उस स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकती है, उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती है। अगर उस बच्चे ने पहले ही अपने स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लिया होता, या उसको शायद किसी ने बता दिया होगा, बताने वाले भी तो नहीं मिलते हैं ना, और हम इतना खोजते भी नहीं हैं। अगर हमें एक आईफोन खरीदना है, अगर हमें 20,000 का भी फ़ोन खरीदना है, तो हम गूगल पे 10 तरह से सर्च करेंगे, 10 वेबसाइट पे जाएंगे, 10 कंपनीज को सर्च करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। लेकिन हम मेंटल हेल्थ के लिए कभी ये काम नहीं करते, कभी भी ये काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हम सभी को अवेयर होना चाहिए, एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए, और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं उस पर काम करना चाहिए। ये टूल ऐसा है कि आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। लोग मेहनत करने, अरे कौन जाएगा साइकोलॉजिस्ट के पास, कौन जाएगा डॉक्टर के पास, कौन इतने रुपए खर्च करेगा, और जाते समय जब प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तब जाते हैं, पहले नहीं आते हैं। और जो लोग पहले आ जाते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख लेते हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, उनको आगे बहुत कम रिलैप्स होते हैं, क्योंकि वो हैंडल करना सीख लेता है, उनको मेडिसिन भी नहीं देनी पड़ती हमें, राइट? तो काउंसलिंग, हीलिंग, ये 2 चीज़ों पे मैं बहुत जोर देना चाहूँगी। आप अगर ये 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। वो स्थिति नहीं आएगी कि आपको मेडिसिन लेनी पड़े। आपको विश्वास होगा, मैं 10 ईयर की एक बच्ची है जो 5th में स्कूल ही नहीं गई है, क्योंकि उसको स्कूल बस देखकर बहुत डर लगता, उसके शरीर कांप जाता था, उसके हाथ में पसीना आ जाता था, वो स्कूल नहीं गई। और इतने छोटे बच्चों को तो हम मेडिसिन भी नहीं देते, आप कैसे मैनेज करोगे? उसको काउंसलिंग दी, रेगुलर काउंसलिंग दी, उसको हीली यूज़ कराया, और आज वो बच्ची स्कूल जा रही है, स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप विश्वास करें या ना करें, या इस डिवाइस को आप रुपयों में तौलते रहें, महंगी है, महंगी है, महंगी है, इट्स योर डिसीजन। इंसान जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो वो 10 लाख भी अरेंज कर देता है इमीडिएटली, उसको करना पड़ता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब तक हमें लगता है काम चल रहा है तो हम काम चलाते रहते हैं, लेकिन वो जो काम चलाते रहते हैं ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें इन फ्यूचर झेलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले, मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे थोड़ा पहले बनाना चाहिए था, बट ठीक है, अभी भी अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आपको क्लिक होता है कि आपका बच्चा ऐसी किसी एग्ज़ाम फियर से या एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। और हमारे वीडियो में ही डॉक्टर ओपी पाठक का वीडियो भी है, उनको भी सुनिए, ताकि आप आजकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेकर अवेयर, नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।